हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं 52वें। वो कौन है? कई सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन से सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद के लिए CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को किसके नाम की सिफारिश की है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जस्टिस BR गवई। क्या नाम है? जस्टिस BR गवई। और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि नए जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो कौन है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ये पूरा नाम है इनका, BR गवई का। ओके, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये 52वें चीफ जस्टिस होने वाले हैं। तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ये अभी हाल ही में ये जो केंद्र सरकार को ये रिकमेंडेशन भेज दिया है। ठीक है, संजीव खन्ना जो है ना, जो अभी चीफ जस्टिस हैं, वो 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं, यानी अगले ही महीने। और कानून मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने CJI संजीव खन्ना से नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश मांगी थी। और इसी के बाद चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना है इस वक्त अभी, उन्होंने 16 अप्रैल को केंद्र सरकार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की सिफारिश की है। ओके, तो मतलब ये हुआ कि 13 मई 2025 को, अगले महीने, जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? BR गवई। और इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, मतलब कुछ ही महीने इनका भी कार्यकाल रहेगा। ओके, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जस्टिस BR गवई के बारे में, जो नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जज कब बने थे? तो 25 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, प्रमोट हुए थे। उससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। कई सारे इंपॉर्टेंट जो फैसले हुए हैं इनकी काफ़ी चर्चा रही है उसमें। जैसे उनकी सदस्यता वाली ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती जो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो उसका जो विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था, अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तो उस पर जो मुकदमा हुआ था उस पर फैसला दिया था और केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था कि उसका विशेष राज्य का जो दर्जा है वो हट गया है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक आधार पर ये किया गया है। ठीक है, जो प्रक्रिया थी वो भी ठीक थी। ओके, और जिसका नतीजा हुआ बाद में कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर और एक हिस्सा लद्दाख। ओके, चुनावी जो बॉन्ड योजना थी जिसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके जो संवैधानिक पीठ थी उसमें ये मेंबर के तौर पर थे, जज के तौर पर भी ये भी शामिल थे। तो अब देख लेते हैं ये जो पिछले या कहें चीफ जस्टिस जो अभी हाल फिलहाल में कौन कौन रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दी है। जैसे 51वें यानी 51st जो चीफ जस्टिस हैं अभी, वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे। उससे पहले यानी 49वें जस्टिस UU ललित, 48वें थे जस्टिस NV रमना, 47वें थे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, और 46वें जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस रंजन गोगोई थे। वैसे तो पूरा लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ जो पिछले थे उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत के प्रथम CJI कौन थे? भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? तो हरिलाल J कानिया 1950 में बने थे। कौन थे? हरिलाल J कानिया। ओके, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनका संवैधानिक आधार क्या होता है? अनुच्छेद 124(1), उसमें भारत के ये जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। ये जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(1) है वो, ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशंस के लिए। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त करते हैं। और परंपरागत रूप से ये है कि सीनियर जो यानी वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ जज हों वो चीफ जस्टिस उनको बनाया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया कोलिजियम सिस्टम के अंतर्गत होती है, जिसमेम स्वयं CJI होते हैं और 4 जो सीनियर जज होते हैं वो शामिल होते हैं। मतलब ये जो पूरी सिलेक्शन की जो नियमा, मतलब जो चीफ जस्टिस कौन बनेगा या जज जो है वो कौन बनेगा, उसके चयन की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलेजियम सिस्टम के ज़रिए खुद के पास रखा हुआ है। तो वही एक चयन करता है और उसके बाद फिर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जो सीनियर जज होते हैं, उनके बारे में रिकमेंडेशन दिया जाता है। जैसे इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज एक बना हुआ है, ठीक है। और उसमें ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए चीफ जस्टिस के तौर पर, ठीक है। और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये होता है कि केंद्रीय कानून मंत्री उनके द्वारा सिफारिश मांगी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि अगले जो सीजीआई बनने वाले हैं, जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके नाम की सिफारिश कीजिए। तो सीजीआई क्या करते हैं, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वहाँ के जज के तौर पर, मतलब उनके बाद ठीक सेकेंड, तो फिर उनके सिफारिश कर दी जाती है। और नियम के अनुसार ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून और न्याय इसका मंत्रालय जो है ना, वो प्रधानमंत्री को सिफारिश करते हैं, ओके। तो फिर वो नियुक्ति की सलाह देते हैं राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश बनने की वही योग्यता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है। राष्ट्रपति के मत से एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके ज़रिए उनको नियुक्त किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है कि जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का कार्यकाल होता है ना 5 साल का, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट की एक एज लिमिट बनी हुई है 65 ईयर। तो ये भी जैसे कि रिटायर हो जाएंगे कुछ महीने बाद, जब ये अगले महीने बनेंगे उसके कुछ महीने बाद फिर रिटायर हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि इनकी एज यानी उम्र 65 ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, मुख्य काम क्या होते हैं, तो एक तो मतलब चीफ जस्टिस का क्या काम होता है, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट तो बड़े दायरा हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस का क्या काम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करना, संविधान जो पीठ है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज है उसका गठन करना, कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जो जज हैं उनको उनके साथ मीटिंग करना, जो उच्च न्यायपालिका है यानी हाई कोर्ट्स है उसकी प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना, राष्ट्रपति को न्यायिक नियुक्ति, तबादलों, इन सब के बारे में परामर्श देना, और अगर संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है किसी जज पर तो उसमें भी प्रमुख भूमिका उनकी भी होती है, ठीक है। सीजीआई जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि वो किस बेंच को कौन सा केस सौंपा जाए, मुकदमा, ये वही निर्धारण करते हैं। अच्छा, सीजीआई को हटाया कैसे जा सकता है, केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। या तो इस्तीफा दें या रिटायरमेंट हो रही है, अगर बीच में हटाना है तो महाभियोग ही प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही जटिल और कठिन है। सदन के मतलब संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और उसके बाद ही राष्ट्रपति जो है वो सीजीआई को हटा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो ज़रूरी था आपके लिए जानना। और अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं भारत के 52वें चीफ जस्टिस BR गवई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? आंसर का ऑस्कर पियास्त्री। क्या नाम है? ऑस्कर पियास्त्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और फार्मूला 1 सीजन के दौरान शानदार इन्होंने काम किया है, और तो इस दौरान उन्होंने ये जीत हासिल की है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया, उनका निधन हो गया 12 अप्रैल 2025 को। तो किस लिए जानी जाती थी? आंसर होगा कथक नृत्यांगना के तौर पर वो जानी जाती थी, ओके। तो उनका निधन हो गया है और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन सब ने शोक व्यक्त किया है। 95 ईयर की थी। एक बार मैं फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, काफ़ी प्रमुखता से इसको इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में छापा गया है, इसलिए मैंने भी यहाँ दिया है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, ओके। तो इन्होंने जो है ना 1973 में कोरियोग्राफी करना शुरू कर दिया था। हिंदी फिल्म उमराव जान जो आई थी 1981 में, तो उसके लिए कोरियोग्राफी भी इन्होंने की थी।
इनका जन्म 1930 में हुआ था मुंबई में। ओके, और जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से कथक की शिक्षा इन्होंने ली थी और काफ़ी पॉपुलर थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव को फिर से किसने जीत लिया है दूसरी बार राष्ट्रपति? आंसर का डेनियल नोबोआ। क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। न्यूज़ भी देख रहे हैं मेरे बगल में। तो इक्वाडोर की जो राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद है उसी ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव डेनियल नोबोआ फिर से जीत चुके हैं। ठीक है, उन्होंने वामपंथी लुइसा गोंजलेज उनको हरा दिया। हालांकि लुइसा का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है और इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार ऐसा करते हैं कि इक्वाडोर भी चलते हैं, मैप के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। तो ये अपना प्यारा भारत है। और अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका महादेश की ओर। ठीक है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, और उसी में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में हम देखेंगे, उत्तर पश्चिम का ही है, तो वहीं पर इक्वाडोर है ये। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। क्या है राजधानी? क्विटो। आबादी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है और इसी के राष्ट्रपति ये बन गए हैं। ओके, भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। क्यों? क्योंकि स्पेन का आधिपत्य बहुत समय तक रहा है यहाँ पर, जो है ना इम्पॉर्टेंट ये सब बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसका पड़ोसी देश की बात करेंगे तो कोलंबिया इधर पेरू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया, तो किस देश से थी? आंसर होगा ब्रिटेन से थी। ठीक है, ब्रिटिश थी वो, ब्रिटेन से थी। इसको आंसर तो ब्रिटेन होना चाहिए सही आंसर। ठीक है, तो 90 वर्ष की थी, काफ़ी पॉपुलर रही हैं और डिमेंशिया बीमारी की वजह से काफ़ी लंबे समय से दिक्कत में थी, तो उनका ये निधन हो गया है। काफ़ी चर्चा इनकी रही है। अगला क्वेश्चन। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आमिर खान। आमिर खान बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, तो चीन में काफ़ी पॉपुलर है। वैसे तो पूरी दुनिया में वो पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, तो वहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया? जो 2009 की जो पिक्चर थी ना, कॉमेडी पिक्चर 3 इडियट्स, तो उसमें जो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था और चीन में वो बहुत ही सुपर हिट रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा कई सारी फिल्में इनके चीन में काफ़ी पॉपुलर रही है और इसी वजह से चीन के मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया? मतलब कि ज़ीरो पॉवर्टी का लक्ष्य रख लिया है उत्तर प्रदेश ने और गरीबी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इसके लिए योजना है। तो उसका नाम किस महापुरुष के नाम पर? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और द हिंदू में न्यूज़ देख रहे हैं, योगी अनाउंसेस स्टेट एंटी पॉवर्टी स्कीम टू बी नेम्ड आफ्टर अम्बेडकर के नाम पर। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, उसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जीरो पॉवर्टी जो कार्यक्रम है वो इस महीने के अंत तक यानी अप्रैल में शुरू हो जाएगा और ये नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रहेगा। ठीक है, पहले चरण में 14-15 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा कि गरीबी से बिल्कुल ख़त्म हो सके, ज़ीरो पॉवर्टी हो सके। ठीक है, हालांकि इसकी घोषणा इन्होंने योजना की पिछले साल ही की थी, अक्टूबर में। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि ये योजना ही एक तरह से शुरू होगी। पहले एक कार्यक्रम के तौर पर था, कोशिश थी, अब पूरी योजना होगी ताकि जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर सशक्त बनाया जाए उनको। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 14 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। और इस बार की थीम क्या है? थीम है एकता और परिवर्तन के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है,
तो ये यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। यूनेस्को ने 2019 में इस दिवस को घोषित किया था। ओके, कला की जो रचना है उसको बेहतर ढंग से किया जाए। और कला जो है ना, वो आजकल ये सवाल भी हो सकता है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कला का महत्व या कला क्या उसकी पहचान खो रही है, ये भी सवाल हो सकता है। आज आप चैट GPT पर घिबली आर्ट बना सकते हैं, ठीक है, घिबली के तौर पर अपना चेहरा वहाँ बदल सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आर्ट बना के दे रहा है। तो इस वक्त आर्ट जो है ना, आर्ट्स का जो पूरा सिनेरियो है वो एक नई चुनौती के दौर में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मनुष्य के आर्ट बनाने की कला से बेहतर वो बना सकता है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो मनुष्यों के काम की जो महत्व होगा वो कहीं ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए। AI जो है ना वो आने वाले वक्त में बहुत ज़रूरी है। अभी उसकी शुरुआती स्थिति है। तो आप सबको अपने मोबाइल में चैट GPT या उस तरह की चीज़ें इस भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को अपने पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अप्रैल को। उद्देश्य ये है कि मानव आवाज़ जो है ना उसकी उचित देखभाल हो सके, ठीक है। तो आवाज़ को लेकर, आवाज़ में भी बहुत समस्या है ना, बहुत सारी लोग जो हैं वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ की दिक्कत होती थी। ये इसको लेकर ये दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर सेलिब्रिटी सिंगर का नाम बताएं जिन्होंने अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा की। इस तरह से सवाल आते हैं, आंसर क्या होगा? कैटी पेरी। क्या नाम? कैटी पेरी। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, कैटी पेरी गई थी अंतरिक्ष में, ठीक है। पॉप स्टार हैं। 5 अन्य महिलाओं के साथ 14 अप्रैल को अंतरिक्ष में गई थी, सैर सपाटा करके वो लौटी हैं। कैटी पेरी जो है ना काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं, अमेरिकी सिंगर हैं, गीतकार भी हैं, टेलीविज़न शख्सियत हैं और निजी तौर पर पहली बार अंतरिक्ष में जाने का खिताब इनको मिला है एक सिंगर के तौर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन होगा, किस प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा की है? क्या सवाल है? प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है और दूसरी बात है सिर्फ महिलाओं का दल है, ओनली वुमेन। आंसर होगा न्यू शेपर्ड। क्या है? न्यू शेपर्ड। तो इसी के ज़रिए वो गई थी। 5 पॉप स्टार, कैटी पेरी और अन्य 5 महिलाएं थीं, तो वो सब गई। और आपको बताऊं कि इसने कर्मन रेखा को पार किया था। कर्मन रेखा जो कि स्पेस का इंटरनेशनल लेवल का मान्यता प्राप्त है लाइन, जो कि करीब 100 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो उस लेवल को पार किया, मतलब कि इसका मतलब कि अंतरिक्ष तक वो पहुंच गई। रॉकेट का जो आना और जाना दोनों है ना, वो 212 किलोमीटर का सफ़र रहा है, ओके। तो कौन कौन गई थी इसमें? एक तो कैटी पेरी गई थी जो कि काफ़ी पॉपुलर वो गायिका हैं अमेरिकी। दूसरी थी लॉरेन साचेंज, टीवी एंकर हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं। और जेफ बेजोस कौन है? अमेजन जो वेबसाइट है ना उसके मालिक, उसके CEO जेफ बेजोस, तो उनकी मंगेतर है। कौन? लॉरेन साचेंज, वो भी गई थी। गेल किंग गई थी, मशहूर अमेरिकी पत्रकार हैं, लेखिका हैं। एक और नाम है आयशा पोवे, वो पूर्व नासा रॉकेट वैज्ञानिक हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं। और इसके अलावा केरियान फ्लिंक, ठीक है, केरियान फ्लिन, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, महिला हैं। तो वो अच्छा, छठा जो नाम है वो है अमांडा न्यूयन, अमेरिकी सामाजिक उद्यमी हैं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इन सब को जो ना ब्लू ओरिजिन की फ़्लाइट के ज़रिए भेजा गया था और उसका नाम था न्यू शेपर्ड। जो अंतरिक्षयान था, रॉकेट था, उसका नाम था। बड़ी भारी रकम देकर ये जा सकते हैं अंतरिक्ष में, ओके, पर्यटन सैर सपाटा कर सकते हैं, ओके। तो ये, हाँ, ये फोटोग्राफ आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पर। ये सब लोग गए थे, लौटने के बाद की तस्वीर है। लागत क्या आती है? लगभग $10 लाख खर्च करने पड़ते हैं
अगर अंतरिक्ष की यात्रा करनी है तो उसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा खुलताबाद। खुलताबाद ये एक जगह है और उसका नाम बदलने का फैसला कर लिया है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। रत्नापुर रखने का फैसला किया गया है, और हालांकि इतना जल्दी बदल नहीं जाता है नाम, वक्त लगता है, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेना होता है, तो उसके बाद ये जो है ना बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है, ठीक है। अभी हाल ही में काफ़ी वहाँ हंगामा हुआ था, ठीक है, इस वजह से भी काफ़ी चर्चा में ये रहा है। ये क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान भी है करंट अफेयर्स के, एक आईएसपीसीएस है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इसके अलावा लेटेस्ट जो बैच शुरू हुआ है यूपीएसआई का, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। यूपीएसआई की तैयारी करनी है, शानदार ढंग से हो पाएगी। ओके, बाय।